नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि हमारे द्वारा एक और अलग चैनल भी अभी चालू किया गया है जिसका नाम है शिक्षा सोपान। शिक्षा सोपान के नाम से हमारा एक नया चैनल है जिसपे हम आपको कंपटीशन से संबंधित जो तैयारी है आपकी वो उस चैनल पर बराबर चल रही है और आप वहां से देख सकते हैं। आरएमएस वाले चैनल पर आपको जो स्पेशल एजुकेशन का जो हमारा सिलेबस चल रहा है वो हम आपको यहाँ पर समय मिलते मिलते आपको यहाँ पर वीडियो डालते रहेंगे और इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा जो है पेपर नंबर 8 चल रहा है डीएड सेकेंड ईयर आईडीडी वाले बच्चों का। तो 8वें पेपर के अंदर हमारी यूनिट नंबर है 4.3 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने के क्या क्या तकनीक होती हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय हमारा खराब नहीं करते हुए इसके ऊपर अपन चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनेक भाषाएं जो हैं वो एक साथ सीख लेते हैं और उन भाषाओं की जो शिक्षण में बहुत सारी विधियों का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी विधियां जो हैं वो उसमें काम में ली जाती हैं। तो यहाँ पर हम केवल अंग्रेजी विषय के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी विषय के अंदर आपको कौन कौन सी जो शिक्षण विधियां हैं वो हमको पढ़ाई जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए आपको 3 चीजें हमको पढ़नी है, एक दृष्टिकोण, एक डिजाइन और एक प्रक्रिया। यहाँ पर आपको बताया गया कि दृष्टिकोण क्या होता है। तो दृष्टिकोण भाषा की प्रकृति और भाषा सीखने के सिद्धांतों से संबंधित है। भाषा की प्रकृति क्या है और भाषा के जो सीखने के सिद्धांत हैं वो क्या हैं, वो सिद्धांत कैसे हैं, ये हमारा क्या होता है, दृष्टिकोण होता है। डिजाइन क्या है, डिजाइन पाठ्यक्रम के सामान्य विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होता है। मतलब आपका जो पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया गया है उस पाठ्यक्रम का सामान्य और विशिष्ट ये आपके उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य से संबंधित जो है वो आपका क्या होता है, डिजाइन कहलाता है। अब इसमें डिजाइन के अंदर आपको कुछ चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि जैसे एक पाठ्यक्रम मॉडल, मतलब आपको एक पाठ्यक्रम का एक सिलेबस का एक मॉडल तैयार करके बताया जाता है, वो आपका क्या कहलाएगा, डिजाइन कहलाएगा। सीखने के प्रकार और सीखने के कार्य, उस भाषा का ज्ञान आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उस भाषा को आप किस प्रकार सीख सकते हैं और सीखने के जो कार्य हैं वो भी आपके डिजाइन के अंदर आते हैं। शिक्षार्थी और शिक्षकों की भूमिका, जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, इन दोनों की इसके अंदर क्या भूमिका होती है वो भी आपका पाठ्यक्रम के अंदर आता है। एक शिक्षण सामग्री की भूमिका, शिक्षण सामग्री आप कौन सी यूज कर रहे हैं। जैसे जो भी टीचर जो है वो जब आपको पढ़ाएगा तो वो कोई न कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है टीएलएम जिसको अपन बोलते हैं उसका वो उपयोग करता है। मतलब कौन सी शिक्षण सामग्री वो काम में ले रहा है। शिक्षण सामग्री के अंदर आपको पता है कि जैसे दृश्य और श्रव्य 2 तरह की होती हैं। दृश्य में दिखने वाली होती हैं, श्रव्य में सुनने वाली होती हैं। कोई भी टीचर है किसी चीज का मॉडल बना के आपको दिखा सकता है, चार्ट बना के दिखा सकता है, आपको कोई टेबल बना के दिखा सकता है, फ्लैश कार्ड बना सकता है। और कई बार टीचर को ओरिजिनल वस्तुएं भी ला करके बच्चे को दिखानी होती हैं जिससे बच्चा जो है वो अपने टॉपिक को कंप्लीट करता है। ये एक प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया का कक्षा की तकनीकों और प्रथाओं और व्यवहारों का वास्तविक घटित होना। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक विधि पढ़ेंगे और अंग्रेजी को पढ़ाने की, और वो विधि पढ़ेंगे अपन की अनुवाद विधि। इसको हम ट्रांसलेशन मेथड जो है वो कहते हैं, अनुवाद विधि हम इसको कहते हैं। और अनुवाद विधि के अंदर आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर लिखा कि एक क्रॉस लिंगुअल तकनीक है, इसका उपयोग भाषा सीखने में किया जाता है।
इस पद्धति में व्याकरण को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पर आपको व्याकरण अनुवाद विधि जो है, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि व्याकरण अनुवाद विधि के अंदर आपको किस पर ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो आपको आंसर देना है कि इसमें व्याकरण पर अधिक महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारे व्याकरण के जो नियम है उनको बच्चा आसानी से और एक अच्छी तरीके से क्या कर लेता है, सीख लेता है। स्कूलों में शिक्षक अक्सर अनुवाद तकनीक का पारंपरिक पद्धति का पालन करते हैं। आपको पता है शिक्षक भी जब क्लास के अंदर पढ़ाता है तो वो भी अनुवाद विधि का ही प्रयोग करता है। वो भी वहां पर भी क्या करेगा, वो शिक्षक जो है वो पुस्तक के अंदर से कोई भी पंक्ति पढ़ेगा और उसका ट्रांसलेट करके उसको एक्सप्लेन करके और आपको बताता है। यहाँ पर आपको द्विभाषी शब्द सूची, शब्दकोश और स्मरण के माध्यम से पेश किया जाता है। यहाँ पर इसको द्विभाषी शब्द, ट्रांसलेट का मतलब क्या है, मतलब अनुवाद का मतलब क्या है? अनुवाद का मतलब यह है कि एक भाषा से शब्द को और दूसरी भाषा में उसका अर्थ बताना। जैसे माना कि कोई इंग्लिश वर्ड है और यदि मैं उसको, आप इंग्लिश में उसका मतलब नहीं समझते हैं तो हम उसको हिंदी में अनुवाद करके यदि आपको बताओ, उसका हिंदी अर्थ यदि मैं आपको बताऊं, तो ये अनुवाद विधि कहलाती है। तो इसमें कितनी भाषा का प्रयोग होता है? द्विभाषी का प्रयोग होता है। और शब्दकोश इसमें बच्चे का जो है वो मजबूत होना चाहिए। शब्दकोश यदि उसका अच्छा है तो वो एक से अधिक भाषाओं में अनुवाद करके किसी भी चीज को क्या बना सकता है, वो सरल बना सकता है। यहां पर आगे पढ़ेंगे अपन अनुवाद विधि में। अनुवाद विधि में शामिल चरण, कौन कौन से चरण हमारी अनुवाद विधि के अंदर शामिल होते हैं, ये अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला आपका इसके अंदर आपका आता है कि शिक्षक विद्यार्थियों से पाठ की कुछ पंक्तियां पढ़ने के लिए कहते हैं, वह उनसे L1 में अनुवाद करने के लिए कहता है और उन्हें नए शब्द में मदद करता है। अध्यापक जो है पाठ की कुछ पंक्तियों को बच्चे को पढ़ के सुनाएगा और वो कहेगा कि भाई आप अपनी लैंग्वेज में या दूसरी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके बताइए, अनुवाद करके बताइए। ये इसका पहला चरण होता है। दूसरे चरण के अंदर शिक्षक उनके सभी प्रश्नों का उत्तर L1 में देता है। शिक्षक जो होगा वो जितने भी प्रश्न होंगे बच्चे के, उन प्रश्नों का आंसर जो देगा वो लैंग्वेज 1 में देगा। मतलब जिस लैंग्वेज में बच्चा समझता है उस लैंग्वेज में टीचर आंसर देगा। छात्र प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। छात्र जो होते हैं वो प्रश्नों के क्या करेंगे, उत्तरों को लिखेंगे। उनके द्वारा उत्तरों की जांच की जाती है, गलतियां शिक्षक द्वारा सुधारी जाती हैं, वह L1 में बोलता है। शिक्षक क्या करेगा, उनके उत्तरों की जांच करेगा और यदि उनके उत्तर गलत लगे, उनकी जो लोकल वहां की जो भाषा है, दूसरी भाषा में जो लिख कर दे रहे हैं बच्चे, तो उनकी भाषा की वो क्या करेगा, जांच करेगा और उन गलतियों को शिक्षक जो है वो सुधार करेगा और उसी लैंग्वेज में क्या करेगा, वो बोलेगा। अगला चरण है इसका, छात्रों को सूचीबद्ध शब्दों का अपने L1 में अनुवाद करने के लिए कहा जाता है। शिक्षक इन शब्दों के पर्यायवाची विलोम अर्थ बताते हुए उनकी मदद करते हैं। शिक्षक क्या करेगा, जो बच्चा है वो जब वो अपनी भाषा में किसी भी शब्द को बताएगा तो शिक्षक का काम ये रहेगा कि उससे संबंधित वो उसके पर्यायवाची विलोम या अन्य शब्दों के बारे में बच्चे को जानकारी देता है। शिक्षक व्याकरण अभ्यास कराता है और वह व्याकरण के नियम प्रस्तुत करता है। छात्र अभ्यास करते हैं और वाक्यों का L1 में अनुवाद करते हैं। शिक्षक जो है बच्चों को व्याकरण का अनुवाद करता है, व्याकरण को पढ़ाता है या कोई भी चीज को पढ़ाता है। बच्चे जो होते हैं वो अपनी भाषा में उसको क्या करते हैं, सीखते हैं। छात्र पाठ की पंक्तियों को L1 में अनुवाद करते हैं, वे पढ़े गए सूचीबद्ध शब्दों को याद करते हैं और शब्दावली वस्तुओं के लिए वाक्य बनाते हैं। जब शिक्षक किसी भी चैप्टर को पढ़ाता है बच्चों के सामने, तो छात्र को समझाने के लिए वो अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बच्चे को क्या करता है, उसको समझाता है और बच्चा उसको समझता है। छात्र गद्यांश के आधार पर एक रचना लिखते हैं और छात्र पढ़ाए गए गद्यांश के आधार पर ही वो क्या करते हैं, अपनी रचना लिखते हैं। लेकिन इस विधि के अंदर कुछ अवगुण हैं और वो कौन कौन से अवगुण हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला अवगुण यह है कि यह
जीटीएम 1840 से 1940 तक 100 वर्षों तक उपयोग में रहा, इसकी अपनी कमियां हैं। ये क्या है, 1840 से 1940 तक 100 वर्षों तक लगभग इसका उपयोग हुआ, और इसमें इस विधि के अंदर क्या है, अपनी कुछ कमियां हैं, उन कमियों का सुधार नहीं किया जा सका। यह अंग्रेजी में मौखिक प्रवाह उत्पन्न करने में विफल रहा है। अंग्रेजी में मौखिक प्रवाह मतलब यदि बच्चे को अंग्रेजी सीखनी है, मौखिक प्रवाह मतलब उसको बोलना सीखना है, प्रवाह मतलब तेज गति से, एक अच्छी गति से यदि उसको इंग्लिश पढ़ना सीखना है, बोलना सीखना है, तो इसमें ये विधि जो है वो सफल नहीं है। अगला अवगुण है कि छात्रों को यह विधि उबाऊ लगी क्योंकि उन्हें शब्दों और नियमों को याद रखना था। ये बच्चों के लिए ये जो विधि है ये उबाने वाली, मतलब वो बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि शब्दों और नियमों को याद रखना होता है। मतलब आपको व्याकरण का या शब्दकोश के शब्दों को, उनका अर्थ जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आप याद नहीं रखेंगे तो अनुवाद कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये उबाऊ विधि लगी। अगला इसका अवगुण है कि इससे शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास विकसित नहीं होता। सेल्फ कॉन्फिडेंस इस विधि के अंदर बच्चों के अंदर नहीं आ पाता है। अगला अवगुण है कक्षा में L1 का उपयोग अधिक प्रमुख है। इस विधि के अंदर आपको पता है कि बच्चे को जब तक टीचर लोकल लैंग्वेज के अंदर नहीं पढ़ाएगा तब तक बच्चा जो है उसको समझ नहीं पाएगा, और आपको पता है लोकल लैंग्वेज का अधिक प्रयोग करना जो है वो अधिकतर संभव नहीं होता है, तो ये अवगुण भी इसके अंदर है। अगला अवगुण है पाठ्य शब्दों और वास्तविक जीवन स्थितियों के बीच कोई संबंध नहीं। जो बच्चे जिन शब्दों को पढ़ रहे हैं और वास्तविक जीवन में उसकी क्या कंडीशन है, इसमें कोई संबंध आपस में नहीं होता है, इसलिए भी ये जो विधि है ये सही नहीं है। अगला अवगुण इसके अंदर जो है वो आपका है शिक्षार्थी दैनिक संचार और अंग्रेजी का उपयोग करने में असमर्थ है। अंग्रेजी का उपयोग करने में बच्चा जो है वो समर्थ नहीं होता है, और उसको संचार करने में, संचार मतलब अपने विचारों को अंग्रेजी भाषा में आदान प्रदान नहीं कर पाता है। यह विधि केवल पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित थी, बोलने पर कम ध्यान दिया जाता है। आपको पता है ये अनुवाद विधि जो है वो पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित थी, बोलने से संबंधित यदि कोई बात आएगी तो इस विधि पर कम ध्यान दिया जाता है। अगली विधि है आपकी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि की मुख्य विशेषता क्या है? पहली विशेषता है रोजमर्रा की शब्दावली और संरचना का उपयोग भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। रोजमर्रा की शब्दावली, रोजमर्रा की शब्दावली का मतलब हो गया कि दैनिक जीवन में हम डेली जो शब्दों को बार बार बोलते हैं, शब्दों को रिपीट करते हैं, तो उनका उपयोग हमारी इस भाषा शिक्षण का क्या हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है, मतलब उनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। अगली विशेषता है शिक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह बाहरी परिस्थितियों में भाषा का उपयोग करे। शिक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह भारी परिस्थितियों में, मतलब यदि उसके पास, उसको यदि अपनी भाषा का प्रयोग करना है तो उस भाषा का उपयोग कौन सी स्थिति में करेगा? वो आउट कंडीशन में करेगा, बाहर की परिस्थिति में करेगा। इस विधि से मौखिक कौशल का विकास होता है। इससे मौखिक कौशल का क्या होता है? विकास होता है। बच्चा बोलने में एक्सपर्ट होता है, और यदि इससे पहले वाले की जो विधि है अनुवाद विधि, उसमें बोलने में एक्सपर्ट नहीं होता है, वो लिखने और पढ़ने में ज्यादा चलती है। अगली विशेषता है कि व्याकरण को आगमनात्मक रूप से पढ़ाया जा सकता है। यदि आप इस विधि का उपयोग करते हैं तो व्याकरण को आगमनात्मक रूप से अच्छी प्रकार से जो है वो पढ़ाया जा सकता है। अगली विशेषता है यह प्राकृतिक तरीके से दूसरी भाषा सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है। प्राकृतिक तरीके से दूसरी भाषा पर जोर देता है कि दूसरी भाषा भी आप साथ में सीखते चलें। स्थितिजन्य दृष्टिकोण के माध्यम से ठोस अर्थ सिखाए जाते हैं। L1 L2 में किसी शब्द का अर्थ नहीं दिया गया है। L1 और L2 में जिनका शब्द का अर्थ नहीं दिया जाता है उनका भी अर्थ इसके अंदर सिखाया जाता है। अगली विशेषता जो इसकी है वो विशेषता कहती है कि विचारों के संयोजन के माध्यम से अमूर्त अर्थ सिखाए जाते हैं। विचारों का संयोजन इसमें किया जाता है, और जो चीज बच्चा नहीं सीख पाता है उसको भी सिखाने का इसके अंदर प्रयास किया जाता है। मौखिक और श्रवण दोनों कौशल सिखाए जाते हैं। मौखिक मतलब बोलना,
श्रवण मतलब सुनना, ये दोनों ही कौशल इसके अंदर सिखाए जाते हैं। अगला है कि अनुवाद विधि से परहेज किया जाता है। जो बच्चा प्रत्यक्ष विधि से अध्ययन करता है तो वो अनुवाद विधि से क्या करता है, वो परहेज करता है, मतलब अनुवाद विधि को वो नहीं पढ़ता है। अच्छे उच्चारण का लक्ष्य है। इस विधि के अंदर बच्चा जो है वो अच्छा उच्चारण कर पाता है। लेखन कौशल गौण है, लिखने का जो कौशल है वो इसमें ज्यादा नहीं सिखाया जाता, वो इसमें गौण रहता है। प्रत्यक्ष विधि फ्रांस जर्मनी में शुरू की गई थी। आपको ये ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष विधि जो है वो कहाँ शुरू की गई थी, फ्रांस और जर्मनी में। अमेरिका में इसे वर्लिट विधि के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य छात्रों का लक्ष्य भाषा L2 को धारा प्रवाह और सही ढंग से बोलने में मदद करना है। इस विधि का लक्ष्य एक ही है कि जो बच्चा लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, जो बच्चे लोकल लैंग्वेज में अच्छी तरीके से मौखिक और लेखन कार्य कर लेते हैं, तो उनको दूसरी भाषाओं में भी वो लेखन कार्य और बोलने का काम करें। इस विधि में यही चीज आपको सिखाई जाती है। इस पद्धति में एक संक्षिप्त पाठ प्रस्तुत किया जाता है और कठिन शब्दों को L2 में शिक्षार्थियों को समझाया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, एक संक्षिप्त पाठ, एक संक्षिप्त पैराग्राफ के रूप में बच्चे के सामने पढ़ाया जाएगा और कठिन शब्दों को L2 में समझाया जाएगा। प्रश्न पूछकर समझ का परीक्षण किया जाता है और छात्र व्याकरण के नियम स्वयं सीखते हैं। L2 को विकसित करने और मजबूत करने के लिए कक्षा में प्रश्नोत्तर सत्र, अंत्यक्रिया अभ्यास, गहन कक्षा अभ्यास, श्रुतलेख, मुक्त रचना, उच्चारण किया जाता है। हमें दूसरी भाषा को विकसित करने के लिए यहाँ पर क्या क्या किया जाता है, उसको प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, अंत्यक्रिया अभ्यास किया जाता है, गहन कक्षा अभ्यास किया जाता है, उनको श्रुतिलेख, मुक्त रचना दी जाती है और उनका क्या किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। लेकिन इस विधि में इतने गुण होने के बावजूद भी इस विधि में भी क्या है, अवगुण मौजूद हैं। और वो कौन कौन से अवगुण है इस विधि के अंदर, वो भी अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। इसमें पहला अवगुण है कि इसकी प्रक्रियाएं और तकनीकें कठिन थी। इसकी प्रक्रिया और तकनीक जो है वो बहुत कठिन है। दूसरा अवगुण है कठिन शब्दों को समझाने के लिए शिक्षक को परेशानी हुई। शिक्षक को क्या होती है, परेशानी होती है जब वो कठिन शब्दों को समझाता है, तो उसको क्या होती है, परेशानी होती है। L2 में प्रवाह आवश्यक है और इस विधि से काम करने के लिए बच्चे को L2 में क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, यदि उसको इस विधि को यूज करना है तो। आगे अगला है शब्दावली और संरचनाओं का कोई चयन और ग्रेडिंग नहीं। शब्दावली और संरचनाओं का कोई चयन और इसमें ग्रेडिंग वगैरह नहीं होती है। यह निजी भाषा स्कूलों में सफल रही लेकिन सार्वजनिक माध्यमिक स्कूलों में नहीं। ये निजी भाषा स्कूलों में तो फिर भी ये विधि जो है वो सफल रहती है, लेकिन यदि बात आती है सार्वजनिक माध्यमिक स्कूलों की तो उसमें ये विधि सफल नहीं हुई। कक्षा में समय कम था और अवसर भी कम थे। कक्षा में क्या होता है, समय भी कम मिलता है और टीचर को और बच्चे को अवसर भी, मौका भी कम मिलता है। अब अपन पढ़ेंगे द्विभाषी विधि। द्विभाषी विधि का जो विकास किया है वो डॉक्टर CJ डायटसन ने इस पद्धति का विकास किया है। इस विधि में क्या होता है, L1 और L2 की आवश्यकता है। दृष्टिकोण द्विभाषी से शुरू होता है और अंत में क्या हो जाता है, एक भाषी हो जाता है। ये विधि आपसे कहती है, क्या कहती है कि L1 और L2 दोनों लैंग्वेज जो है बच्चे को आती हैं, लेकिन जब हम उसका दृष्टिकोण या कोई भी कार्य पढ़ाई शुरू होती है तो वो द्विभाषी से शुरू होती है और अंत में क्या हो जाती है, एक भाषा पे आकर के वो टिक जाती है। इस पद्धति में आपको कौन कौन से सिद्धांत जो है वो यूज किए जाते हैं, इसको भी अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। इस पद्धति में L1 की मदद से कोई भी विदेशी भाषा या दूसरी भाषा सीखी जा सकती है। आप बच्चा यदि L1 को भी जानता है तो L1 के माध्यम से दूसरी अन्य विदेशी भाषाओं को भी वो सीख सकता है। मातृभाषा का प्रयोग अनुवाद के रूप में नहीं किया जाता। यदि आप मातृभाषा में बच्चा ज्यादा समझ रहा है तो अनुवाद के रूप में मातृभाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता। अनुवाद के रूप में आपको दूसरी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा।
शिक्षक कक्षा कक्ष में केवल L1 का उपयोग करते हैं। जो शिक्षक है वो इस विधि का उपयोग जब करेगा तो कक्षा में जब भी वो पढ़ाएगा तो वो L1 में ही बात करेगा, L1 भाषा का उपयोग करता है। छात्रों को अपनी मातृभाषा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। मातृभाषा का उपयोग करने की इसके अंदर अनुमति नहीं होती है। वाक्य शिक्षण की इकाई है। वाक्य क्या है? शिक्षण की एक इकाई है। L1 का उपयोग शिक्षक द्वारा अपने संचार या स्पष्टीकरण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि बच्चा L1 का उपयोग कर रहा है तो वो शिक्षक के साथ जो उसका जो संचार है, स्पष्टीकरण है, वो ठीक रहे, उसके लिए उसका उपयोग किया जा सकता है L1 का। शिक्षक सार्थक भागों या वाक्यों के लिए L1 में अर्थ देता है और शिक्षक भी बच्चों को समझाने के लिए L1 में उसका अर्थ समझा सकता है। जब छात्र पर्याप्त संचार दक्षता हासिल कर लेते हैं तो शिक्षक द्वारा L1 वापस ले लिया जाता है। और जब छात्र जो है पर्याप्त संचार दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, मतलब बच्चे जो है अनुवाद करने में या किसी चीज को समझने में परफेक्ट हो जाते हैं, तो L1 को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, L1 को वापस ले लिया जाता है। आगे इसके अंदर दिया कि इस दृष्टिकोण की बुनियादी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो बुनियादी महत्वपूर्ण विशेषताएं भी इसमें दी गई। पहली विशेषता दी गई कि किसी भाषा को सीखना न केवल उसके शब्दों को सीखना है बल्कि वाक्य रचना को भी सीखना है। यदि बच्चे को भाषा को सीखना है तो केवल और केवल उसके शब्दों को सीखने से उसका काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको वाक्य रचना करना भी आना चाहिए, वाक्य बनाना भी आना चाहिए। शब्दावली को ग्रेड के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। शब्दावली को किसके माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है? ग्रेड के माध्यम से। LSRW के 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना क्रम में प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर आपको चारों जो कौशल है उनको क्रम से ही आपको करना पड़ेगा। जैसे पहले आपको किसी भाषा को सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, इसके बाद में लिखना है। ये चारों के क्रम इस प्रकार रहेंगे। वाक्य पैटर्न मौजूद है और भाषा पाठ्यक्रम का आधार बन सकते हैं। वाक्य पैटर्न क्या होता है? इसके अंदर मौजूद होता है और भाषा जो होती है वो पाठ्यक्रम का आधार बन सकती है। भाषा जो है, जो बच्चे का जो सिलेबस है उसको भाषा के अंदर पढ़ाया जा सकता है। कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम को मनोरंजक बनाया जाता है। कक्षा कक्ष में क्या किया जाता है? शिक्षण अधिगम को मनोरंजक बनाया जाता है। मनोरंजन के साथ में बच्चे तक इसको पहुंचाया जाता है। प्रदर्शन के माध्यम से ठोस भाषाई बातें सिखाई जाती हैं। प्रदर्शन करके मतलब किसी चीज को प्रैक्टिकली दिखा करके और बच्चे को भाषाई बातें जो है वो सिखाई जाती हैं। अमूर्त विचारों को संगति के माध्यम से सिखाया जाता है। यदि कोई विचार अमूर्त है तो उसको संगति के माध्यम से सिखाया जाएगा। यह L2 में संरचना के उपयोग में शिक्षार्थियों की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। L2 की संरचना के उपयोग में, यदि बच्चा जो है वो L1 भाषा में है तो L2 में उसको ट्रांसफर करना है, L2 में लैंग्वेज 2 में उसको ट्रांसफर करना है, तो ये इसके लिए क्या होती है? कारगर होती है। अब इस विधि में भी क्या है? आपके कुछ अवगुण हैं और उन अवगुणों के बारे में अपन को क्या करना है? देखना है कि अवगुण इसमें कौन कौन से हैं। तो देखिए कौन कौन से अवगुण हैं। पहला अवगुण हो गया इसका कि ध्यान व्याकरणिक संरचनाओं पर है, न कि रोजमर्रा की बातचीत। इसमें भी आपको व्याकरण की तरफ ध्यान दिया जाएगा, रोजमर्रा की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। मतलब बच्चा जो रोजाना अपने दैनिक जीवन में बातें करता है उसकी तरफ इसमें ध्यान नहीं दिया जाएगा। शिक्षक को L1 और L2 में दक्ष धारा प्रवाह होना चाहिए। L1 और L2 दोनों में क्या होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए। धारा प्रवाह मतलब जल्द आराम से वो बहुत फास्ट तरीके से बोल सकता है। यह किसी सेट सिद्धांत का पालन नहीं करता, व्यवस्थित सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ये छात्र अपनी मातृभाषा पर निर्भर हो जाते हैं। यदि इस विधि का प्रयोग करते हैं तो छात्र पूर्ण रूपेण अपनी मातृभाषा पर निर्भर हो जाता है, मातृभाषा में ही वो अपना शिक्षण कार्य करता है। विधियां और प्रक्रियाएं भिन्न नहीं है। विधियां और प्रक्रियाएं इसकी क्या है? अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। SOS संरचनात्मक मौखिक स्थितिजन्य दृष्टिकोण। SOS दृष्टिकोण को आधिकारिक तौर पर 1950 में मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा स्वीकार किया गया था। 1990 तक SOS को अभ्यास दक्षिण भारत के स्कूलों में किया जाता रहा। यह प्रत्यक्ष विधि मौखिक श्रव्य भाषावाद के
कुछ पहलुओं का संचार है। आपको पता है एसओएस को आधिकारिक तौर पर 1950 में मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा इसको विकसित किया गया और 1990 तक इसका अभ्यास दक्षिण भारत के स्कूलों में किया जाता रहा है। आगे इसकी और भी इसमें जो अवगुण है वो आपको दिखाए गए हैं कि परिस्थितियां वास्तविक जीवन की परिस्थितियां नहीं है। यदि आपकी कोई परिस्थिति ऐसी बनती है, कोई भी विपरीत कंडीशन, तो वो वास्तविक जीवन की परिस्थिति नहीं होती है, मतलब वो वास्तविक जीवन में हमेशा जुड़ी नहीं रहती है। शिक्षक को ढेर सारी टीएलएम ले जानी पड़ेगी। यदि शिक्षक इस विधि का पढ़ाने के लिए यूज करेगा तो उसको बहुत सारी टीएलएम का उपयोग करना पड़ेगा। जो आप टीएलएम बनाते प्रैक्टिकल के अंदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो उसको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अमूर्त विचारों की व्याख्या बहुत कठिन है। अमूर्त यदि विचार हैं जिनको प्रकट नहीं किया जा सकता, तो यदि उन विचारों की व्याख्या करना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें, तो ये बहुत कठिन कार्य हो जाता है। यह केवल प्रारंभिक स्तर पर ही व्यवहार्य है। यदि इस विधि का आप प्रयोग करते हैं तो इसको प्रारंभिक लेवल पर ही प्रयोग इसका किया जा सकता है। प्रारंभिक लेवल के बाद इसका प्रयोग सही नहीं है और दृष्टिकोण अपर्याप्त एवं अप्रभावी पाया गया है। इसका जो दृष्टिकोण है वो अप्रभावी है और अपर्याप्त है। आगे हमारी अगली विधि है संचारी भाषा शिक्षण। संचारी भाषा शिक्षण सीएलटी। सीएलटी भाषा सीखने का एक कार्यात्मक दृष्टिकोण है। इसको कब लागू किया गया था? 1972 में यह भाषा पाठ्यक्रम यूरोप में प्रस्तावित किया गया। कहां पर प्रस्तावित किया गया? 1972 में। और कहां पर प्रस्तावित किया गया? 1972 में यूरोप के अंदर। कहां पर? यूरोप के अंदर। मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी की संचार क्षमता विकसित करना है। L2 में उसकी समझ और अभिव्यक्ति की आवश्यकता इस पद्धति का मुख्य फोकस है। इस पद्धति में सबसे ज्यादा फोकस दिया गया था, वो दिया गया था L2 पर। L2 पर सीएलटी के उद्देश्य क्या हैं? ये उद्देश्य भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। सीएलटी के उद्देश्य आपके हैं, पहला उद्देश्य बताया आपको शिक्षार्थियों में प्रभावी संचार क्षमता उत्पन्न करना। शिक्षार्थियों के अंदर ये प्रभावी संचार करने की क्षमता उत्पन्न करता है। ये विधि जो है ये संचार क्षमता को बढ़ाती है। भाषा के अर्थ और कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भाषा के अर्थ और कार्यों पर इस ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें सीखने वाले और उसके सीखने पर अधिक महत्व, जो सीखने वाला है और जो सीख रहा है उस पर दोनों पर भी इसमें अधिक महत्व दिया जाता है। सीएलटी में भाषा का अधिग्रहण किया जाता है। भाषा का क्या कर लिया जाता है? अधिग्रहण कर लिया जाता है। शिक्षक भाषा अधिग्रहण में एक सुविधा प्रदाता है और जब भाषा का अधिग्रहण किया जाएगा तो अधिग्रहण करवाने में उसकी मदद कौन करेगा? शिक्षक करेगा। शिक्षक क्या होता है? एक सुविधा प्रदाता, जिसको हम इंग्लिश में सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। सुविधा प्रदाता होता है जो ये सर्विस देता है, सेवा देता है। ये कौन देता है? शिक्षक। समस्या समाधान कार्यों, भागीदारी और बातचीत के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी को शामिल करें। इसके अंदर समस्या का समाधान करना है, कोई भी कार्य है, कोई भी बच्चे की भागीदारी है और बातचीत के माध्यम से हम क्या करते हैं? सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। सभी 4 LSRW कौशलों को समान रूप से व्यवहार किया जाता है। 4 जो कौशल है आपका बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, सुनना है, उनको क्या है कि सभी को समान रूप से व्यवहार किया जाता है। ये एक क्या है? उदार दृष्टिकोण है। सीएलटी में समूह कार्य, जोड़ी कार्य, भाषा खेल, भूमिका निभाना, प्रश्नोत्तर सत्र जैसी कक्षा गतिविधियां शामिल हैं। यह पाठ्य पुस्तकों के सेट तक सीमित नहीं है। शिक्षार्थियों को अधिकतर कार्य आधारित और समस्या समाधान स्थिति से परिचित कराया जाता है। ये जो विधि है ये केवल और केवल आपकी किताबों पर आधारित नहीं होती है। किताबों के अलावा भी आपको जो कार्य बच्चे के जीवन में उपयोगी होते हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। लेकिन इस विधि में भी कुछ अवगुण हैं और वो अवगुण इस विधि के अंदर कौन कौन से हैं वो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। पहला अवगुण है इसमें कि कोई एक समान विधि निर्धारित नहीं है। इसकी क्या है? कोई विधि एक जैसी निर्धारित नहीं है कि इसी विधि से कार्य किया जाएगा। दूसरा है शिक्षण की प्रक्रिया में विभिन्न तकनीकों का पालन किया जाता है।
सीखने की प्रक्रिया में अनेक प्रकार की तकनीकों का इसमें पालन किया जाता है। शिक्षकों को कई भूमिकाएं सौंपी गई है, एक ही शिक्षक को अनेक प्रकार की भूमिका सौंपी जाती है, जिससे कि वो शिक्षक जो है उन भूमिकाओं का अच्छी तरह से पालन नहीं कर पाता है। अब आपका दृष्टिकोण आएगा संरचनात्मक दृष्टिकोण। संरचनात्मक दृष्टिकोण अंग्रेजी को संरचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। अंग्रेजी को यदि आपको पढ़ाना है तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से भी आप पढ़ा सकते हो। अंग्रेजी पढ़ाने की विभिन्न विधियों के कामकाज, प्राकृतिक विकास या उत्पाद, यह भाषा सीखने के ठोस सिद्धांत पर आधारित है। संरचनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है शब्दों की इस तरह से व्यवस्था करना कि एक उपयुक्त पैटर्न बन सके। किसी भी भाषा की अपनी संरचना या कंकाल होता है। संरचना किसको कहते हैं? उसकी बनावट को, जिसको अपन एक मनुष्य के रूप में कंकाल भी बोलते हैं। संरचना क्या है? एक पैटर्न है, व्याकरणिक अर्थों को इंगित करने के लिए शब्दों की एक विशिष्ट व्यवस्था है। यह शब्द एक चरण या वाक्य हो सकता है। शब्दों की क्या है? एक विशिष्ट प्रक्रिया है। यहां पर आपको एक उदाहरण के द्वारा यहां पर आपको बताया गया है। उदाहरण के लिए कितनी पुरानी एक संरचना है जिसे संरचनात्मक दृष्टिकोण विधि द्वारा समझाया जा सकता है। कितनी पुरानी? अब वो कितनी पुरानी है यहाँ पर देखेंगे अपन कि क्या आपने कोणार्क मंदिर देखा है? ये अध्यापक किसी बच्चे से प्रश्न पूछेगा कि आपने कोणार्क का मंदिर देखा है? अब विद्यार्थी का जवाब देगा कि हाँ मैंने इसे देखा है। विद्यार्थी जवाब क्या दे रहा है कि हाँ मैंने इसको देखा है। अब अध्यापक दोबारा प्रश्न करेगा कि यह मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर कितना पुराना है? विद्यार्थी जवाब देगा कि मंदिर 1000 साल पुराना है। यहां पर विद्यार्थी ने जवाब दिया। अब दूसरी बात, आपकी उम्र कितनी है? अध्यापक ने पूछा। मैं 10 साल का हूं, विद्यार्थी ने इसका जवाब दिया। ये क्या है? आपका एक संरचना है। विद्यार्थी से जिस प्रकार से जैसा भी प्रश्न पूछा जाता है, विद्यार्थी उसका उसी के अनुरूप क्या देता है? आंसर देता है। अब बात आती है अंग्रेजी शिक्षण में संरचनात्मक दृष्टिकोण के क्या क्या गुण हैं। तो इसमें देखिए पहला गुण इसमें आया कि 4 मूलभूत कौशलों सुनना, समझना, बोलना, पढ़ना और लिखना पर जोर दिया जाता है। इसमें सभी 4 कौशलों पर जोर दिया जाता है। इसकी संरचनाओं का ज्ञान प्रदान करके अंग्रेजी सीखने की सुविधा प्रदान करता है। इसकी संरचनात्मक यदि आप ज्ञान ले लेते हैं तो आपको अंग्रेजी सीखने में अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। यह रोजमर्रा की अंग्रेजी को बढ़ावा देता है। रोजमर्रा की जो आपकी अंग्रेजी है उसको ये क्या देता है? बढ़ावा। यह छात्रों को सही ढंग से अंग्रेजी बोलने में सक्षम बनाता है। छात्रों को सही ढंग से अंग्रेजी बोलने में क्या करेगा? ये सक्षम बनाएगा। वाक्य की संरचना सीखने से बच्चा स्वचालित रूप से व्याकरण, शब्दक्रम और शब्दों का उपयोग सीखता है। वाक्य की संरचना सीखने से बच्चा जो होता है वो स्वचालित रूप से मतलब खुद ही व्याकरण कर सीखता है, शब्दों का क्रम सीखता है और शब्दों का उपयोग सीख लेता है खुद से ही। लेकिन इसमें भी कुछ दोष हैं आपके अंग्रेजी शिक्षण में संरचनात्मक दृष्टिकोण के दोष। क्या क्या दोष है? पहला दोष है कि यह निचली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। केवल छोटी क्लास के बच्चों के लिए ये सही है। दूसरा इसका है कि निरंतर शिक्षण और उनकी पुनरावृत्ति वातावरण को नीरस बना देती है। यदि बच्चा लगातार इसका शिक्षण कर रहा है तो बच्चा जो है वो उसमें उबाऊ हो जाता है, नीरस बन जाता है। नीरस मतलब उसमें रस जो है वो खत्म हो जाता है। छात्रों की पढ़ने और लिखने की क्षमता की उपेक्षा की जाती है। पढ़ने लिखने की जो क्षमता छात्र के अंदर है उसकी उपेक्षा कर दी जाती है, मतलब उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए कुशल शिक्षक मिलना बहुत कठिन है। इसके लिए क्या है? ट्रेंड शिक्षक मिलना बहुत कठिन होता है, इसलिए भी ये इस दोषपूर्ण है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विधि को आप बड़ी क्लासों के अंदर उपयोग में नहीं ला सकते। कार्य आधारित भाषा सीखना। बिलिस की 3 आवश्यक शर्तों और एक वांछनीय स्थिति सभी कार्य आधारित शिक्षा TVL नामक ढांचे से उत्पन्न होती है। TVL को इस नाम से जाना जाता है। इसमें कार्य आधारित भाषा शिक्षण TVL, कार्य आधारित निर्देश TVI और कार्य आधारित भाषा शिक्षण TVLT, ये सभी शब्दावली एक ही अर्थ रखती है। गतिविधि और कार्य भाषा सीखने वाले लक्ष्य भाषा को प्रभावी ढंग से संप्रेषित में मदद कर सकते हैं।
मतलब आपको ये 3 चीज बताई गई हैं और तीनों चीजों का जो है यहाँ पर मतलब क्या है, एक ही है। ये जो है वो ब्राउन 1994 83 कहते कार्य आधारित शिक्षा का कोई पद्धति नहीं है, बल्कि यह बस कार्यों की को किसी भी पद्धतिगत फोकस के केंद्र में रखता है। यह सीखने की प्रक्रिया को संचार कार्यों के एक समूह के रूप में देखता है। इसको आप जो है वो आसानी से थ्योरी वाले भाग को आसानी से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टीबीएल दृष्टिकोण की ताकत दी गई है। इसमें क्या ताकत होती है तो इसको अपन पढ़ लेंगे। कार्य आधारित भाषा सीखना बहुत सारे लाभ प्रदान करता है, क्योंकि ये संचार आधारित और शिक्षार्थियों को पहले अर्जित ज्ञान को नए संचार संदर्भों में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। जो बच्चे को ज्ञान है ये है कार्य आधारित, पहले से ही बच्चे को किसी चीज का ज्ञान है, उसके आधार पर ही इस ज्ञान को आगे बढ़ाया जाता है। एक इसके अंदर आता है स्वचालिता। भाषा सीखने के लिए स्वचालिता को अधिक कुशल और अधिक सटीक और अधिक स्तर प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया गया है। स्वचालिता मतलब इसके अंदर जो होता है बच्चा सभी कार्यों को खुद से करना सीखता है। स्वचालिता यहाँ पर आपको दिया गया है कि कुशल और अधिक सटीक और अधिक स्तर प्रदर्शन के रूप में इसको देखा जाता है। बच्चा जब खुद से किसी कार्य को करता है तो उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, वो अपने कार्यों में अच्छा कौशल प्राप्त करता है और वो कुशल होता है। ये यहाँ पर स्वचालिता का मतलब है। एक गति आधारित शिक्षा होती है जिसमें भाषा सीखने वालों को शब्दावली सीखने का अवसर देती है। जो भी भाषा सीखने वाले जो लोग हैं वो शब्दावली, जैसे माना कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी भाषा का मुझे ज्ञान लेना है, तो सबसे पहले मुझे अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। मैं ये सीखूंगा भाई जाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, खाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जब मैं इस शब्दावली को सीखूंगा तो मेरा क्या होगा, दूसरी भाषा की तरफ मन जाएगा और दूसरी भाषा को मैं सीखने में सफल हो सकता हूं। इसके बाद आता है का आपका अनुभवात्मक अधिगम। कहा जाता है कि अनुभवात्मक अधिगम कार्य आधारित भाषा शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण वैचारिक आधार बनता है। ये किसके ऊपर चलेगा, कार्य आधारित शिक्षण के ऊपर चलेगा। कार्य आधारित शिक्षण जो आपको अभी बताया है, जिसमें बच्चे को ज्ञान पहले से ही होता है और उस ज्ञान के आधार पर बच्चा जो है वो कार्य करता है। एक कार्यों की प्रामाणिकता होती है। जब हम किसी कार्य की परिभाषाओं को देखते हैं तो उनमें से कई सुझाव देते हैं कि कार्य को वास्तविक दुनिया की गतिविधि होना चाहिए, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को चित्र का वर्णन करना ताकि वे चित्र बना सके, दो चित्रों के बीच अंतर की पहचान करना, चित्रों के आधार पर कहानी बताना आदि जैसे कार्य जो वास्तविक जीवन स्थितियों में होने की संभावना नहीं है। मतलब इसके अंदर आपको कार्यों की प्रामाणिकता दी जाती है। जैसे माना कि आपको कोई चित्र बनाना है, एक चित्र आपने बनाया, दूसरा चित्र बनाया, दोनों चित्रों में आप अंतर खोज रहे हैं, दोनों चित्रों में आप समानता देख रहे हैं, तो ये एक व्यवहारिक जीवन में ये क्या है कि उचित नहीं होता है। इसमें डी आता है आपका परिणाम। अब परिणाम क्या है कि जब आपने किसी भी पद्धति का यूज किया, ये यहाँ पर कहता है किसी कार्य की एक विशेषता यह है कि इसका परिणाम स्पष्ट होता है। मतलब कोई ना कोई परिणाम आपके सामने उसका आएगा। जो भी उद्देश्य के लिए आपने उस विधि का प्रयोग किया है तो उसका परिणाम आपके सामने इसमें देखने को मिलता है। शिक्षार्थियों की धारणा मतलब शिक्षार्थियों के विचार क्या है, धारणा का मतलब विचार। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षार्थियों के उद्देश्य, उपलब्धि, अभिविन्यास और उत्तरजीविता अभिविन्यास के बीच एक निरंतरता पर वितरित होते हैं। यदि शिक्षार्थी को लगता है कोई कार्य उसकी आवश्यकताओं से निकटता से संबंधित है तो वे उपलब्धि अभिविन्यास अपनाने लगते हैं। इसमें बच्चा जो है जब किसी भी चीज का ऐसे पता चलता है कि ये मेरे जीवन से संबंधित है, मेरे नजदीक है, तो उसकी तरफ बच्चा जो है वो ध्यान आकर्षित अधिक करता है। मतलब उसकी धारणा उसकी तरफ ज्यादा होती है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की उपेक्षा। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी को कुछ ऐसी चीज सीखनी है जो उसके लिए आवश्यक है और वहीं पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, इसमें गलत है। विविध कक्षाएं, अनेक प्रकार की प्रतिभाओं को सीखने के लिए, अनेक प्रकार की शैलियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अनेक विधियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अनेक प्रकार की विविध प्रकार की जो है वो कक्षाएं संचालित की जाती हैं, जिससे बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है।
इसके बाद इसके अंदर आता है रचनावादी प्रतिमान में सीखना, कि रचनावाद क्या है। रचनावाद क्या है? तो रचनावाद क्या है? रचनावाद के सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी नए अनुभव या विचार का सामना करता है तो उसे उस नए अनुभव या विचार को पिछले अनुभव और विचारों के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। इसमें रचनावाद का सिद्धांत यह है कि माना कि आपको कोई भी चीज नई सीखनी है और उससे संबंधित आपको पुराना ज्ञान है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पुराना ज्ञान और आपने जो ये नई चीज सीखी है, नया ज्ञान, इन दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, एक समन्वय करना पड़ेगा, एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, जो यहाँ पर आपको दिया गया है, सामंजस्य बिठाना चाहिए। सुलह के इस कार्य के परिणाम स्वरूप या तो मूल विश्वास में बदलाव आएगा या नई जानकारी को त्याग दिया जाएगा। या तो आप दोनों ज्ञानों में सामंजस्य बिठा करके एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओगे, या फिर आपका दिमाग ऐसे हो जाएगा कि नहीं, जो नई जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं ये हमारे लिए सही नहीं है, मतलब हम उसकी नई जानकारी को क्या कर देंगे, त्याग देंगे। कक्षा में रचनावाद कैसे कर सकते हैं? रचनावादी शिक्षक पाठ्यपुस्तकों से सीखने के बजाय गतिविधि के माध्यम से सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। जो शिक्षक रचनावादी होते हैं वो यहाँ पर आपको बताया कि पाठ्यपुस्तकों से सीखने के बजाय वो क्या करते हैं, गतिविधि के माध्यम, मतलब एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है रचनावादी शिक्षकों के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा आजकल विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, एक्टिविटी के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है। अब इसके लाभ क्या है? रचनावाद शिक्षण के कुछ फायदे हैं। शिक्षण की यह पद्धति उन छात्रों के लिए प्रभावी है जो व्यवहारिक वातावरण में बेहतर सीखते हैं। जो व्यवहारिक वातावरण में जो अच्छी प्रकार से सीख पाते हैं बच्चा, उनके लिए ये जो रचनावादी शिक्षण है ये क्या होता है, प्रभावी होता है। लेकिन इसका नुकसान भी है कि रचनावादी शिक्षण के कुछ नुकसान है। क्या? रचनात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक प्रशिक्षण व्यापक है और अक्सर महंगे दीर्घकालिक व्यावसायिक विकास की आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्या होता है, आपको पैसा भी अधिक खर्च करना होता है, क्योंकि आप बच्चे को एक्टिविटी के द्वारा शिक्षण कार्य कराएंगे, तो एक्टिविटी के लिए आपको टीएलएम की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये क्या होती है, महंगी होती है, दीर्घकालिक, मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाली होती है, इसलिए ये इसका क्या है, नुकसान भी है। अब इसका पक्ष क्या है? पक्ष ये है कि एक अनुगामी उपकरण के रूप में रचनावाद हमें अनुभूतियों के निर्माण और संरचनाओं को देखने की अनुमति देता है। रचनावाद क्या करता है कि जो अनुभूति हमने की है, अनुभूति से जो हमारे किसी भी चीज का निर्माण हमने किया है उसको ये अनुमति देता है उसको देखने की। रचनावाद का उपयोग हमें सत्य का सामना करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है कि हम वास्तविकता को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर सकते और नहीं कर सकते, मतलब वास्तविकता को आप पूर्ण रूपेण अनुभव नहीं कर सकते, ये इस बात को बताता है। रचनावाद हमें इस तथ्य को निपटने में मदद करता है कि लोग वास्तव में जो अनुभव करते हैं उसका दिमाग में, न कि वास्तविकता में। जो इसमें जिसका उपयोग किया जाता है तो लोग उसका क्या करते हैं, दिमाग में, लोग वास्तव में अनुभव करते हैं उनका दिमाग में है, न कि वास्तविकता में। वास्तविकता मतलब ओरिजिनलिटी में उसको उतारने का प्रयास नहीं किया जाता है। रचनावाद लोगों को इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करके अधिक प्रभावी ढंग से सामना करना सीखने में मदद कर सकता है। वे वास्तविक घटनाओं की तुलना में घटनाओं की उनकी व्याख्या पर अधिक प्रतिक्रिया कर रहे हैं। पांचवा, इसका रचनात्मक लोगों को यह एहसास दिलाने में मदद करके अधिक खुले विचारों वाला बनने में मदद कर सकता है कि यदि वे अपना दिमाग बदलते हैं तो वास्तविकता के बारे में उनकी धारणाएं भी बदल सकती है। यदि वो अपना दिमाग बदल लेते हैं तो उनकी जो ओरिजिनलिटी में, उनकी वास्तविकता में जो धारणा है वो भी बदल जाती है। रचनावाद लोगों को यह एहसास दिलाने में मदद करके उनकी भावनाओं और प्रक्रियाओं के लिए अधिक जिम्मेदार बनने में मदद कर सकता है। उनकी अपनी सोच उन्हें किसी भी अन्य चर की तुलना में अधिक प्रभावित करती है। कोई भी चर यदि बच्चे को प्रभावित कर रहा है लेकिन उसकी सोच जो है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, ये इसका क्या है, पक्ष है। रचनावाद लोगों को मानवीय धारणा, ज्ञान और समझ की सीमाओं को समझने, स्वीकार करने में मदद कर सकता है। ये आपको क्या करता है, आपकी मानवीय धारणा, ज्ञान और समझ, इनकी सीमा, मतलब ये कहां तक इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए वो क्या करता है, इसकी मैं आपकी मदद करता है। रचनावाद लोगों को मानव विचार की प्रकृति में निहित सीमाओं को स्वीकार करने में मदद कर सकता है। रचनावाद लोगों को मानवीय समझ, ज्ञान और धारणा की व्यक्तिपरक प्रकृति का सामना करने में मदद कर सकता है
और ये स्वयं के अहंकार निर्माणों की निजीता की ओर इशारा करके सोच की आत्मसम्मान शैलियों की मनमानी और भ्रमपूर्ण प्रकृति को समझने में मदद कर सकता है। ये इसके पक्ष है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसके विपक्ष भी यहाँ पर हैं कि कोई ये वास्तव में नई बात नहीं है, मतलब रचनावाद का जो सिद्धांत है ये कोई नया नहीं है, ये पहले से ही एक्टिविटी आधारित शिक्षा बहुत पहले से चली आ रही है। तो ये इसका विपक्ष है कि ये कोई नया नहीं है। दूसरा इसका है कि रचनावाद स्वयं को अंधविश्वास के लिए उत्तरदायी बनाता है। अंधविश्वास के प्रति ये क्या करता है, उत्तरदायी बनाता है। कैसे बनाता है, कारणों में ऐसे कारणों के रूप में विश्वास को बढ़ावा देकर जो कारण नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे आपको कारण बता देगा जो मुख्य रूप से उसके कारण नहीं होते। तो ये क्या करता है, अंधविश्वास को बढ़ाता है। तीसरा, रचनावाद सबसे आदिम सोच और शैलियों की ओर भागती है। आदिम मतलब पुरानी सोच की तरफ ये ले जाता है, तो इसलिए ये इसका क्या है, विपक्ष है। रचनावाद इस अतार्किक और आत्ममुग्ध निष्कर्ष की ओर ले जा सकता है। अतार्किक मतलब बिना तर्कों वाली ये बात करता है, और ये कि कौन सा, आत्ममुग्ध निष्कर्ष, खुद के लिए अच्छा लगने वाले निष्कर्ष की तरफ ये बच्चे को ले जा सकता है, इसलिए भी ये भी इसका विपक्ष है। रचनावाद इस अतार्किक और भव्य निष्कर्ष की ओर ले जा सकता है। अतार्किक और भव्य मतलब बिना तर्क वाला, उसका कोई पुख्ता प्रमाण और सबूत नहीं है, उसकी तरफ ये बच्चे को ले जा सकता है। रचनावाद मानव विचार के देवीकरण की ओर ले जा सकता है। मानव विचार के देवीकरण, मानव के जो विचार हैं उनको देवीकरण की तरफ ये ले जा सकता है, इसलिए भी ये क्या है, विपक्ष में है। रचनावाद अहम केंद्रित और संकीर्णतावादी दृष्टिकोण को जन्म दे सकता है। लोगों को ये संकीर्ण बना सकता है, मतलब एक सीमित सोच वाला बना सकता है, इसलिए भी इसका क्या है, ये विपक्ष है। रचनावाद विश्वास को देखने में बदलने की समस्या को जन्म देता है। विश्वास को देखने में बदलने की समस्या बच्चे के अंदर इसकी आती है, ये भी इसका क्या है, एक विपक्ष है। रचनावाद ब्रह्मांड के सह निर्माता के रूप में आत्म पूजा की ओर ले जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि आप अपने स्वयं के भ्रम और भ्रम बनाते हैं, मतलब बच्चे को ये भ्रमित भी करता है, भ्रम की तरफ भी ये बच्चे को लेके जाता है। अगला आपकी जो यूनिट 4.3 यूनिट आपकी थोड़ी बड़ी थी और इसमें हमने पूरी विधियां पढ़ के देखी। 4.4 हम नेक्स्ट वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके भेजेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपसे बार बार हमारा अनुरोध, एक बार फिर से आपको अनुरोध कि हमारा शिक्षा चौपान वाला जो चैनल है उसको आप खोल के अवश्य देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, और आप अपनी पढ़ाई, कंपटीशन की पढ़ाई तैयारी वहां से भी आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू।